नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिकल ब्रांच में। सब्जेक्ट है केमिकल टेक्नोलॉजी और चैप्टर है नाइट्रोजन इंडस्ट्रीज और टॉपिक का नाम है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। आज की वीडियो में हम फ्लोसी डायग्राम के द्वारा ये समझेंगे कि नाइट्रिक एसिड कैसे बनाई जाती है। आगे वीडियो में हम इन सही पॉइंट्स के बारे में जानेंगे और साथ में मैं आपके साथ अपने नोट्स भी शेयर करूंगा, जिसके द्वारा आप बड़े आसानी से इस पूरे टॉपिक को एग्जाम में लिख के आ सकते हो। और ये मेरी गारंटी है कि आज आपका टॉपिक अच्छे से पूरा हो जाएगा, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नाइट्रिक एसिड क्या है। नाइट्रिक एसिड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका केमिकल फार्मूला HNO3 होता है और ये हाईली कोरिजिव मिनरल एसिड होता है। वैसे तो ये कलरलेस होता है, लेकिन ओल्डर सैंपल येलो रंग का दिखाई देता है। अगर बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर बात करें इसके यूजेस की, तो इसका इस्तेमाल फर्टिलाइज़र, एक्सप्लोजिव, एडिपिक एसिड इत्यादि में करते हैं। और अगर बात करें मेथड ऑफ प्रोडक्शन की, तो अमोनिया ऑक्सीडेशन प्रोसेस मेथड के द्वारा नाइट्रिक एसिड बनाई जाती है। इसमें मुख्यतः 3 स्टेप्स होते हैं, इनके बारे में हम आगे जानेंगे। और नाइट्रिक एसिड के निर्माण में मुख्यतः ये 3 केमिकल रिएक्शंस होती हैं। वैसे तो कई सारी होती हैं, लेकिन जो मेन होती हैं वो ये 3 होती हैं। और ये सभी रिएक्शंस होती हैं एक्सोथर्मिक नेचर की। कहने का मतलब ये है कि जब ये रिएक्शंस होंगी तब हीट भी उत्पन्न होगी। और नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए हमको मुख्यतः सिंथेटिक अमोनिया, फिल्ट्रेट एयर और प्लैटिनम रोडियम कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है। अब हम नाइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले सभी इक्विपमेंट्स के बारे में जानेंगे। अगर आप इनके बारे में जान लेते हो तो कल के दिन आप बड़े आसानी से एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में इसके बारे में लिख के आ सकते हो और अच्छे से बता सकते हो। और इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इसकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये होता है अमोनिया स्टोरेज टैंकर। इसके अंदर सिंथेटिक अमोनिया होती है। सिंथेटिक अमोनिया वो अमोनिया होती है जो हम इंडस्ट्री में बनाते हैं और इसे कहते हैं कंप्रेसर। इसके एक तरफ टरबाइन और दूसरी तरफ एक्सपांडर जुड़ा होता है। टरबाइन के द्वारा कंप्रेसर को चलाया जाता है और एक्सपांडर के द्वारा कंप्रेसर के अंदर जो एग्जॉस्ट गैस होती है उसको बाहर निकालते हैं। कंप्रेसर वो इक्विपमेंट होता है जिसके द्वारा किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं, जिससे उसका वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है। नाइट्रिक एसिड की प्रोसेस में कंप्रेसर के द्वारा एयर को कंप्रेस करते हैं। कहने का मतलब यह है O2 को कंप्रेस करते हैं। और ये होता है सेल एंड ट्यूब रिएक्टर। ये मुख्यतः 3 सेक्शन में डिवाइड रहता है। पहला होता है कन्वर्टर सेक्शन, जिसके अंदर का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस होता है और इसके अंदर प्लेटिनम और रोडियम एलाउ की 10 से लेकर 30 प्लेट्स होती हैं जो कि कैटलिस्ट का काम करती हैं। और ये प्लेटें 60 से 80 मैश वायर गेज साइज की होती हैं। और प्लेट और गैस का कांटेक्ट 2.4 इंटू 10⁻⁴ सेकंड तक होता है। कहने का मतलब ये है कि गैस कुछ ही समय के लिए प्लेट के कांटेक्ट में रहती है, अर्थात गैस की वेलोसिटी हाई होती है। और ये होता है सुपर हीटर सेक्शन। इसका काम होता है कन्वर्टर को हीट एनर्जी पहुंचाना, जिसके द्वारा कन्वर्टर के अंदर का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और साथ ही साथ जो सैचुरेटेड स्टीम होती है उसको सुपर सैचुरेटेड स्टीम में बदल देना, जिसका इस्तेमाल प्रोसेस स्टीम और टरबाइन स्टीम के रूप में किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि आगे प्रोसेस में जहाँ भी हमको स्टीम की आवश्यकता होगी तो हम प्रोसेस स्टीम का इस्तेमाल करेंगे और टरबाइन को चलाने के लिए टरबाइन स्टीम का इस्तेमाल करते हैं। और इसे कहते हैं हीट रिकवरी बॉयलर सेक्शन। इसका काम होता है प्रोसेस में जहाँ पर भी एक्स्ट्रा हीट बनती है उसको प्राप्त करना और फिर उसको स्टीम में बदल देना। क्या होता है, जब कन्वर्टर में अमोनिया और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। तो उस समय बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब उत्पन्न होती है। तो उस हीट को हम बर्बाद नहीं करते, उस हीट को हम भेज देते हैं हीट रिकवरी बॉयलर में। इसके अंदर होता है पानी। जैसे ही पानी को हीट मिलती है तो पानी जो होता है स्टीम में बदल जाता है, जिसको हम सैचुरेटेड स्टीम कहते हैं, जिसे हम भेज देते हैं सुपर हीटर में। और इसको कहते हैं कैटलिस्ट रिकवरी फिल्टर। इसके अंदर एक फिल्टर लगा होता है जिसके द्वारा कैटलिस्ट को रिकवर करते हैं, या फिर आप कह सकते हो गैस में से रिमूव करते हैं। नाइट्रिक एसिड की प्रोसेस में इसके द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड में उपस्थित प्लैटिनम और रोडियम के कैटलिस्ट को रिकवर करते हैं, या फिर आप कह सकते हो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस में से रिमूव करते हैं। क्योंकि ये कैटलिस्ट बहुत ही महंगे होते हैं तो हम इसको बर्बाद नहीं करते हैं और ये आगे चलकर टावर के अंदर रिएक्ट कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारी पूरी प्रोसेस खराब हो सकती है। इसलिए हम कैटलिस्ट रिकवरी फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं।
और ये दोनों एक तरह के हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट होते हैं। इनके द्वारा हीट एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं या फिर आप कह सकते हो ट्रांसफ़र करते हैं। इनकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आपको बता दूं, इसे कहते हैं टेल गैस हीटर और इसको कहते हैं स्टीम इकोनोमाइज़र। नाइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में इनके द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड की हीट एनर्जी को टावर से निकलने वाली टेल गैस और टरबाइन से निकलने वाले कंडेंस वाटर को ट्रांसफ़र की जाती है, जिसके द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड का टेम्परेचर कम हो जाता है। और ये एक तरह का कूलिंग टावर होता है। इसके अंदर क्वांचिंग की प्रोसेस होती है। जब किसी हॉट गैस के टेम्परेचर को कूलिंग वाटर की हेल्प से कम किया जाता है तो उसको हम क्वांचिंग की प्रोसेस कहते हैं। नाइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के टेम्परेचर को कूलिंग वाटर की हेल्प से कम किया जाता है और हमको यहाँ से डाइल्यूट एसिड भी मिलता है। डाइल्यूट एसिड वो सोल्यूशन होता है जिसमें 90% पानी होता है और 10% एसिड होता है। और ये होता है ऑक्सीडेशन और एब्जॉर्प्शन टावर। इसके अंदर का टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस होता है। नाइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का ऑक्सीडेशन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का एब्जॉर्प्शन होता है और फिर नाइट्रिक एसिड बनती है। अब हम नाइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन की वर्किंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डायग्राम के द्वारा समझेंगे, जहां पर हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी जानेंगे। थोड़ी सी वीडियो और बची है, उसके बाद आपका टॉपिक अच्छे से पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अमोनिया स्टोरेज से अमोनिया को और कंप्रेसर से कंप्रेस्ड एयर को लेते हैं और भेज देते हैं कन्वर्टर सेक्शन में। अगर बात करें वॉल्यूम परसेंटेज की तो 10% अमोनिया और 90% एयर होती है और इनका प्रेशर होता है 3.5 atm। जैसे ही अमोनिया और ऑक्सीजन या फिर आप कह सकते हो एयर ऑक्सीजन कन्वर्टर सेक्शन में पहुंचती है तो यहाँ पर होती है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या होता है, प्लैटिनम और रोडियम कैटलिस्ट की उपस्थिति में अमोनिया और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करती है और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस और वाटर स्टीम बनती है। वैसे तो कई सारी गैसें बनती हैं, लेकिन जो मेन होती है वो होती है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस और वाटर स्टीम गैस। और फिर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस कन्वर्टर सेक्शन से बहुत तेजी से फ्लो करते हुए नीचे आती है और रिएक्टर से बाहर निकल जाती है। और जो ये वाटर स्टीम होती है ये पहुंचती है सुपर हीटर में और इसका इस्तेमाल हम प्रोसेस स्टीम और टरबाइन स्टीम के रूप में करते हैं। अब एक चीज़ को नोट कर लेना कि जब कन्वर्टर सेक्शन में ये वाली रिएक्शन होती है तो ये होती है एक्सोथर्मिक नेचर की। कहने का मतलब ये है कन्वर्टर सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब उत्पन्न होती है। उस हीट एनर्जी को हम भेज देते हैं हीट रिकवरी बॉयलर में और हमको यहाँ से मिलती है स्टीम एनर्जी और इसका इस्तेमाल भी हम प्रोसेस स्टीम और टरबाइन स्टीम के रूप में करते हैं। टरबाइन स्टीम के द्वारा हम टरबाइन को चलाते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जब प्रोसेस शुरू होती है तो उस वक्त जो हम स्टीम देते हैं टरबाइन को वो हम बाहर से देते हैं और जैसे ही सुपर हीटर के द्वारा टरबाइन स्टीम बनना शुरू हो जाती है तो इस स्टीम के द्वारा भी हम टरबाइन को चलाते हैं। अब जो रिएक्टर से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बाहर निकलती है उसमें प्लैटिनम और रोडियम कैटलिस्ट के कंटेंट भी मिक्स होते हैं। उन कंटेंट्स को रिमूव करने के लिए हम कैटलिस्ट रिकवरी फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बीच में एक फ़िल्टर लगा होता है जो कैटलिस्ट कंटेंट को यहीं पर रोक देता है या फिर आप कह सकते हो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस में से रिमूव कर देता है। अब जो हमको यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिलती है उसमें कैटलिस्ट कंटेंट नहीं होते और इसका टेम्परेचर होता है 800 डिग्री सेल्सियस। अब इसको टावर में पहुँचाने से पहले हमको इसके टेम्परेचर को 40 से 50 डिग्री सेल्सियस करना होता है और इसके लिए हम अलग अलग हीट एक्सचेंजर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। जब नाइट्रिक ऑक्साइड गैस टेल गैस हीटर में से होकर निकलती है तो टेल गैस हीटर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस की हीट एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। आगे जब टावर के अंदर प्रोसेस होगी तो टेल गैस बनती है। वो टेल गैस यहाँ से निकलकर पहुँच जाती है टेल गैस हीटर में। अब इस हीटर के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस की हीट एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी टेल गैस को, जिसके द्वारा टेल गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और फिर टेल गैस यहाँ से निकलकर पहुँच जाती है कंप्रेसर में और इसका इस्तेमाल फिर हम आगे प्रोसेस में करते हैं। देखिए, टेल गैस वो गैस होती है जिसमें प्रोसेस की अनरिएक्टेड गैस होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। अब जो हमको यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिलती है उसका टेम्परेचर पहले की तुलना में कम होता है, जिसको हम भेज देते हैं स्टीम इकोनोमाइज़र में। जिस समय नाइट्रिक ऑक्साइड गैस स्टीम इकोनोमाइज़र में पहुँचती है उसी समय टरबाइन से कंडेंस स्टीम, जिसको हम कंडेंसेट वाटर कहते हैं, वो भी पहुँच जाती है स्टीम इकोनोमाइज़र में। अब यहाँ पर क्या होता है, स्टीम इकोनोमाइज़र नाइट्रिक ऑक्साइड गैस की हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देगा कंडेंसेट वाटर को, जिसके द्वारा कंडेंसेट वाटर जो होता है वो स्टीम में बदल जाता है, जिसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं और फिर भेज देते हैं
हीट रिकवरी बॉयलर में, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं टरबाइन स्टीम और प्रोसेस स्टीम के रूप में। अब जो हमको यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिलती है उसका टेम्परेचर पहले की तुलना में कम होता है, जिसको हम भेज देते हैं कूलिंग टावर के अंदर। यहाँ पर होती है क्वांचिंग की प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या होता है, कूलिंग वाटर की हेल्प से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के टेम्परेचर को बहुत ही ज़्यादा कम करते हैं। कहने का मतलब यह है, यहाँ से जो हमको नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिलती है उसका टेम्परेचर लगभग 40 से 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जिसको हम यहाँ से निकालकर टावर के बॉटम सेक्शन से टावर के अंदर भेज देते हैं और साथ में एयर भी भेजते हैं। अब क्या होता है, जब यहाँ पर क्वांचिंग की प्रोसेस होती है तो कुछ जो गैस होती हैं वो वाटर में घुल जाती हैं, मतलब डिज़ोल्व हो जाती हैं, और फिर हमको यहाँ से मिलता है डाइल्यूट एसिड। और इसमें क्या होता है, इसमें 90% पानी और 10% एसिड होता है। ये हमारे किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि हमको बनाना क्या है, हमको बनाना है नाइट्रिक एसिड। तो हम क्या करते हैं, इस डाइल्यूट एसिड को भेज देते हैं टावर के टॉप सेक्शन से टावर के अंदर। टावर के अंदर ऑक्सीडेशन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन जो कि टावर के बॉटम सेक्शन से टावर के अंदर जाती है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करती है और बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। फिर क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है ये रिएक्शन करती है वाटर के साथ और बनती है नाइट्रिक एसिड और टेल गैस। टेल गैस को हम यहाँ से रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं। अब जो हमको यहाँ से सोल्यूशन मिलता है उसमें लगभग 60% नाइट्रिक एसिड होती है। अब हम चाहें तो इसका इस्तेमाल अपने काम के लिए कर सकते हैं, या फिर इसकी कंसंट्रेशन को 95% करने के लिए दूसरी प्रोसेस कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, 96% यील्ड। इसका मतलब क्या होता है, बच्चों को लगता है इसका मतलब ये होता है कि 96% नाइट्रिक एसिड बनी। नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि जो हमने फीड डाला, जो हम फीड डालते हैं उसका जो कन्वर्जन हुआ है वो कितना हुआ है। कहने का मतलब ये है, देखिए हमने 10% अमोनिया और 90% एयर डाली, तो 10 और 90 कितना होता है, 100%। तो हमने 100% फीड डाला और जो कन्वर्जन हुआ वो हुआ 96%। ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि इस रिएक्शन में ये जो वाटर है ये कहाँ से आया। देखो, जो डाइल्यूट एसिड होता है उसमें 90% वाटर होता है, और साथ ही साथ हम बाहर से भी कूलिंग वाटर की सप्लाई करते हैं टावर के अंदर। इस टॉपिक के नोट्स की पीडीएफ का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। कुछ भी पूछना हो या फिर अपना सुझाव देना हो तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।